हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 10। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ दिसंबर 2019 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे यूजीसी नेट में, तो हम उसके 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन अ थीसिस फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हैव बीन इनअप्रोप्रिएट फॉलोड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जो थीसिस में हम लोग जो रेफरेंस देते हैं उसका जो फॉर्मेट और स्टाइल होता है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनअप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, technical lapse on the part of researcher. Option number 2, unethical practice of the researcher. Option number 3, inability of the researcher to write a thesis. या फिर ऑप्शन नंबर 4, lack of commitment on the part of researcher to write a thesis. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। तो आइए इसको समझ लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्चर, इसमें रिसर्चर जो है वो जो रेफरेंस दिया जाता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से एथिकल तरीके से थीसिस में मेंशन करना होता है। अगर वो अनएथिकल तरीके से उसको मेंशन करेगा थीसिस में, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस, जब हमारा कोई रिसर्चर थीसिस को लिखने के लिए एबल ही नहीं है, तो वो भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, लैक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। ठीक है, जो जितना एफर्ट उसको रिसर्चर को थीसिस को लिखने में लगाना था, अगर वो उतना नहीं लगाता है तो ये भी सही नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये तीनों जो है वो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं थीसिस को लिखने में। बट जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमारा टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर होता है, क्योंकि इसमें हमारा रिसर्चर की किसी तरह की कोई गलती नहीं होती। जो उसने कंप्यूटर पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कोई टेक्निकल लैप्स हो सकते हैं, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसको टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a university department plan to undertake a study wherein attitudes, values and biases of teacher and student are to be probed with an eye of disclosing their pattern of adjustment. Which type of research method will be considered appropriate in this context? Option number first, experiment method. Option number 2, case study method. Option number 3, descriptive method. या फिर option number 4, ethnography method. या फिर option number 5, historical method. आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स सेकंड और फोर्थ इसका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है गैस, इस क्वेश्चन में हमारे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बायसनेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। तो इन ऑप्शंस में से हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च केवल 2 है, एक हमारा एथनोग्राफिक मेथड और दूसरा है केस स्टडी मेथड। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारा क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमारे पास कोई पहले से डेटा होते हैं और उस डेटा को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और जो हमारा हिस्टोरिकल मेथड होता है, हिस्टोरिकल मेथड में हमारे पास कोई पहले और इवेंट हो चुका रहता है उसकी स्टडी करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव है, और जो हमारा दूसरा और चौथा है वो हमारा क्वालिटेटिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सेकंड और फोर्थ। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in a research problem studying the effect of teaching method on the scholastic achievement of boys and girls in terms of their socio-economic background, which can be designated as independent variable. आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स टीचिंग मेथड। ठीक है गैस, तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि टीचिंग मेथड का
स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हाँ, जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट मेथड में पढ़ते हैं उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग मेथड और स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम ये देखेंगे कि किसको हम लोग इफ़ेक्ट करके और किसके ऊपर हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे। तो टीचिंग मेथड जो है इसको हम लोग मैनिपुलेट करके उसका इम्पैक्ट स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीचिंग मेथड, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टीचिंग मेथड को मैनिपुलेट करेंगे, टीचिंग मेथड को जैसे अगर अच्छा करते हैं तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट जो होती है वो बढ़ती है, और जब हम टीचिंग मेथड को कम अच्छा करते हैं तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट जो हमारी होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टीचिंग मेथड। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिसर्च स्टडी कैन एक्सटेंडेड टू अ ग्रुप लार्जर देन अ सैंपल आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी इट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर टू फंक्शनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर थ्री एक्सटर्नल वैलिडिटी, या फिर ऑप्शन नंबर फोर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट मीन्स एक्सटर्नल वैलिडिटी। हमारे पास दो तरह की वैलिडिटी होती है, एक हमारी होती है इंटरनल वैलिडिटी, एक हमारी होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी वो वैलिडिटी होती है जिसके अंदर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके जो रिजल्ट आए हैं, तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद ही आया है या फिर उसका कोई और रीज़न है। ठीक है गाइस, तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरनल वैलिडिटी में हम लोग इसी बात को चेक करते हैं कि क्या हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके ही डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें हैं या फिर कोई और वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है गैस, तो और एक होता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उसको हम किस लेवल तक जनरलाइज कर सकते हैं होल वर्ल्ड पे, इसको जानने के लिए हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे यही पूछा था कि कोई एक ग्रुप है उसको किस लेवल तक बढ़ाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको ऐसा हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी में करते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट conceptualization, theorizing, deduced consequences, observation and testing. Option number two testing, observation, conceptualizing, theorizing and deduced consequences, या फिर ऑप्शन नंबर थ्री theorizing, deducing consequences, testing, observing and conceptualizing, या फिर ऑप्शन नंबर फोर observation, conceptualization, theorizing, deduced consequences, या फिर method to verify them। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। जो हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का करेक्ट सीक्वेंस है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, दैट मीन्स सबसे पहले हमारा हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उसको कॉन्सेप्चुलाइजिंग करेंगे, फिर उसको थ्योराइज करेंगे, फिर डिड्यूस कंसिक्वेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद मेथड को वेरीफाई करेंगे कि हमने जो मेथड लगाया वो सही लगाया है या नहीं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस इन विच क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स have been used by a researcher, the evidence warrants the rejection of null hypothesis. Which of the following decision of the researcher will be deemed appropriate? ठीक है, तो जब रिसर्चर हमारा डेटा एनालिसिस के स्टेज में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को लगाता है और उससे जो एविडेंस उसने कलेक्ट किए हैं उसमें उसने जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है, तो इससे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट rejecting null hypothesis and also substantive research hypothesis. Option number two rejecting the null hypothesis and accepting the substantive research hypothesis. Option number third rejecting the null hypothesis without taking any decision on the substantive research hypothesis, या फिर ऑप्शन नंबर फोर accepting the null hypothesis and rejecting the substantive research hypothesis। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। तो गाइस हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक हमारा होता है नल हाइपोथेसिस, एक हमारा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं जब सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है, और अगर उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई डिफरेंस होता भी है तो वो इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। A college teacher present a research paper in a seminar. The research paper cites reference which the pretty old. This situation will be described as the case of. Option number first, technical lapse. Option number two, ethical lapse. Option number three, academic ignorance. या फिर option number four, inability of updating research sources. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्सेज। ठीक है गाइस, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गाइस हमारे पास दो टेबल दी हुई है, टेबल फर्स्ट एंड टेबल सेकंड, और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पहले टेबल में हमारा क्वेश्चनेयर दिया हुआ है, दूसरे पे इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट दिए हुए हैं, तीसरे पे एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट दिए हुए हैं, और चौथे में स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट दिए हुए हैं। और जो हमारी दूसरी टेबल है उसमें हमारा मेजरमेंट ऑफ स्केल दिए हुए हैं, जिसमें पहला है रेशियो स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा है इंटरवल स्केल, और चौथा है नॉमिनल स्केल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स पहले का हमारा चौथा होगा। दैट मीन्स जो क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू है वो हमारा नॉमिनल स्केल होता है, और दूसरे का तीसरा होगा इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा इंटरवल स्केल होता है, और तीसरे का हमारा दूसरा होगा एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है, और जो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट होता है वो हमारा रेशियो स्केल होता है। तो आइए हमारे पास कई तरह के मेजरमेंट ऑफ स्केल होते हैं, उसको हम जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है इसके अंदर हम लोग चीज़ों को नेम प्रोवाइड करते हैं या फिर चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम लोग चीज़ों को ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, या फिर आखिरी नंबर पे कौन है। इस तरह हम चीज़ों को ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। इंटरवल स्केल में हमने जब किसी चीज़ को ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया तो दो ऑर्डर के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारे इंटरवल स्केल में इक्वल होता है। और जो हमारा रेशियो स्केल होता है, रेशियो स्केल में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In an intervention-based action research process, which of the following is the usually recommended sequence? Option number first, plan, act, observe, reflect. Option number 2, observe, plan, act, reflect. Option number 3, reflect, plan, act and observe. या फिर option number 4, observe, act, reflect and plan. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। जो एक्शन रिसर्च का प्रोसेस होता है हमारा, उसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ यूनिवर्सिटी टीचर intends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of research will be most appropriate in the context? Option number first, experimental research design. Option number 2, ex post facto research design. या फिर ऑप्शन नंबर 3, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो आइए इन चारों ऑप्शंस के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, इसके अंतर्गत हमारे पास कोई इवेंट पास्ट में ऑकर हो चुका रहता है और उस पास्ट इवेंट की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन को हम लोग कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, पोस्टमार्टम स्टडी या आफ्टर द फैक्ट स्टडी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में कोई इवेंट हमारा पास्ट में ऑकर हो चुका रहता है, उसकी स्टडी करके उसका इम्पैक्ट हम लोग जब प्रेजेंट पे क्या पड़ रहा है ये जानने के लिए हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आई होप गैस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गैस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।